मैम, संगीत क्या है और शास्त्रीय संगीत इससे किस प्रकार से भिन्न है? देखिए, संगीत एक साधना है जिसे कि मनुष्य अपने भक्त के प्रति जो भाव रखता है, उसी तरह से एक संगीतज्ञ जो संगीत की रुचि रखता है और उसको साधना करता है उसकी, तो उस आधार पर वो अपने संगीत को बहुत ही रुचिकर और बहुत ही भावपूर्ण बना लेता है। हम इसका एक उदाहरण देके थोड़ा स्पष्ट करेंगे प्लीज। जैसे राग कल्याणी लेके चलते हैं, यमन। हा नी रे गा रे सा पा मा गा रे सा। अब हम इसमें सा रे गा मा ये नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध मध्यम है। अगर हम इसको लगा देंगे तो बिलावल थाट बन जाएगा, राग ही चेंज हो जाएगा। तो हम एक एक सुर को लेके जब हम राग की बढ़त करते हैं तो उस राग का जो स्वरूप बनता है वो उस राग को पूरी तरह से भावपूर्ण और बहुत सुखमय बना देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डार्क हॉर्स टैलेंट की पॉडकास्ट सीरीज में। आज हम आपसे मुलाकात करवाते हैं शास्त्रीय संगीत की विदुषी डॉक्टर सुनीता मैम से, जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय एवं वनस्थली विद्यापीठ जैसे शिक्षण संस्थाओं में करीब 22 से अधिक वर्षों में अपनी शिक्षण की सेवाएं प्रदान की हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, संगीत क्या है और शास्त्रीय संगीत इससे किस प्रकार से भिन्न है? देखिए, संगीत एक साधना है जिसे कि मनुष्य अपने भक्त के प्रति जो भाव रखता है, उसी तरह से एक संगीतज्ञ जो संगीत की रुचि रखता है और उसको साधना करता है उसकी, तो उस आधार पर वो अपने संगीत को बहुत ही रुचिकर और बहुत ही भावपूर्ण बना लेता है। तो ये संगीत जो है एक साधना है जिसे व्यक्ति अपने मर्म से जो स्पष्ट करता है, जो अपने आप को खुश, यानी संगीत तो हमको खुश रखता है, तो उस आधार पर हमें हर माहौल, हर भाव को लेकर चलना एक संगीत है, चाहे वो कोई सा भी भाव हो। और उस आधार पर हमारा जो संगीत है वो संगीत है ओनली, यानी शास्त्रीय संगीत। और हम उसको सुगम संगीत नहीं कह सकते। संगीत वो है जो हमारी मर्म को छुए और हमें सुख और शांति प्रदान करे। तो जो शास्त्रीय संगीत है उसको इतना क्लिष्ट क्यों समझा जाता है, उसको इतना कठिन क्यों समझते हैं? वो इसलिए समझा जाता है क्योंकि शास्त्रीय संगीत कुछ नियमों पर आधारित है जी। जैसे कि हमें सुर, ताल, लय सबका एक सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है। ठीक है, जिस राग में हम गा रहे हैं उसी राग में हमें रहना है, हमें दूसरे किसी स्वर पर नहीं जाना है। जैसे कि राग यमन है तो हमें कल्याण थाट पर ही जाना है, क्योंकि उसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग करना है। कोमल रे नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि कोमल रे लगाने पर वो राग दूसरी तरफ चला जाएगा, मारवा थाट की तरफ चला जाएगा। रे माँ का जो अंदाज है वो मारवा थाट का है। हम इसका एक उदाहरण देके थोड़ा स्पष्ट करेंगे प्लीज। जैसे राग कल्याणी लेके चलते हैं, यमन। हा नी रे गा रे सा पा मा गा रे सा। अब हम इसमें सा रे गा मा ये नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध मध्यम है। अगर हम इसको लगा देंगे तो बिलावल थाट बन जाएगा, राग ही चेंज हो जाएगा। तो हम एक एक सुर को लेके जब हम राग की बढ़त करते हैं तो उस राग का जो स्वरूप बनता है वो उस राग को पूरी तरह से भावपूर्ण और बहुत सुखमय बना देता है। मैम, ये जो राग है, राग की सही परिभाषा क्या है कि समझ में आए कि ये राग है, ये राग नहीं है? जैसे कि देखिए, राग जो है वो हमारी कहाँ से प्रारंभ होता है? राग प्रारंभ होता है श्रुति। श्रुति यानी सूक्ष्म ध्वनि, जो एक आवाज़ हमको सुनाई देती है। तो वो संगीत के विपरीत है या संगीत के उपयोगी है। इसको समझने के लिए हमको उसका एक अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास हम किस आधार पर करते हैं? 22 श्रुतियाँ हैं हमारी जी। ठीक है, तो 22 श्रुतियाँ हमारे काम नहीं आती हैं। हमारे काम सिर्फ 12 स्वर यानी 12 श्रुतियाँ काम आती हैं। अच्छा, ठीक है, तो उनमें 7 तो शुद्ध स्वर हैं और 5 विकृत स्वर हैं। जैसे कि मैंने अभी तीव्र मध्यम का प्रयोग किया तो वो विकृत स्वर में आता है और शुद्ध मध्यम शुद्ध स्वर में आता है। यानी 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर, आधार पर 12 स्वर।
12 श्रुतियाँ हैं जो संगीत के उपयोगी हैं और 10 श्रुतियाँ हैं जो कि संगीत के उपयोगी नहीं हैं, लेकिन वो ध्वनि है, उनको ध्वनि मानेंगे, हम स्वर नहीं मानेंगे। अच्छा, ठीक तो है। ये जो 7 स्वर हैं वो तो सारे गामा प ध नि सा ये हो गया। सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक ये है। आरोह। सा रे गा मा शुद्ध मध्यम, सा रे गा मा तीव्र मध्यम, राग दोनों अलग अलग हो गए। जी। और मैम जो विकृत स्वर है वो कैसे है? विकृत स्वर यानी कि अपनी जगह से या तो नीचे की तरफ हम उनको आवाज़ देते हैं यानी अच्छा। स्वर लगाते हैं, जी। और ऊंचे की तरफ हम आवाज़ देते हैं यानी ऊंचाई की तरफ यानी तीखा गाते हैं, तब हमारा वो तीव्र स्वर हो जाता है। और तीव्र स्वर हमारे 12 स्वरों में सिर्फ एक ही है, माँ, तीव्र ओनली। ओके। और सा रे गा मा ये पा धा नी सा ये 7 शुद्ध है, तीव्र मध्यम है, रे गा धा नी कोमल है हमारे, रे गा धा नी यानी इनके 2 रूप हैं, शुद्ध भी है और विकृत भी है। ओके। ठीक है। अब ये तो श्रुतियों वाली बात हो गई। अब इसी आधार पर श्रुतियों से हमारे स्वर निकले तो उनको हम क्या कहेंगे? नाद। नाद की जो साधना होती है, नाद यानी ओ, ये एक साउंड है ओके। जिसे हमने सा का रूप दिया है, सा। ठीक जी, है। जी। तो जो हमारे ऋषि मुनि आराधना किया करते थे वो ओम का जाप किया करते थे, जी। तो संगीत वहीं से निकला है, वैदिक युग से ही प्रारंभ हुआ है। ठीक है। एक एक ध्वनि को समझने के लिए हमारे संगीतज्ञों ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने 7 शुद्ध स्वर और 5 विकृत स्वरों को हमारे सामने रखा है, और उन्हीं आधार पर हमारा सारा संगीत, पूरा संगीत उसी पे विद्यमान है, चाहे वो शास्त्रीय संगीत हो या सुगम संगीत हो। वेस्टर्न म्यूजिक भी उसी पर आधारित है। बहुत बढ़िया मैम। जब शास्त्रीय संगीत में या फिर संगीत में जब स्वरों के साथ साथ में नाद पहले से ही उपलब्ध है, तो फिर इसके साथ साथ इसमें वाद्य यंत्रों की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसकी इसमें क्या भूमिका है? देखिए, नाद तो ध्वनि है। अब वो ध्वनि गले से भी निकलती है और वाद्य से भी निकलती है। अगर हम गा रहे हैं तो हमारे साथ जो वाद्य बज रहा है यानी तबला, पखावज या कोई भी इंस्ट्रूमेंट, गिटार हो या, तो उसके साथ साथ हमको गाना है, उसके साथ साथ हमको ताल में बंधे ही रहना है। ताल का उपयोग बेहद ज़रूरी है हमारे संगीत में, क्योंकि बिना लगाम के हमारा संगीत नहीं चलेगा। उसमें एक हमारे पास नियम होता है कि हमको अगर 3 ताल में गाना है तो सिर्फ 16 मात्रा में ही हमको अपने काम दिखाने हैं सारे। ठीक है। दूसरी कोई ताल है जिसमें हम गा रहे हैं तो उसी में ही दिखाना, चाहे वो 10 मात्रा की हो या 12 मात्रा की या 16 मात्रा की, तो हमको 16 मात्रा में ही बैलेंस करना है। तो हमको वाद्य यंत्र के आधार पर उसका एक नियम बंधा है कि हमें इसमें ही चलना है। जी। तो हमें अपने गायन को जब समाप्ति पर ले जाते हैं तो सम पे दिखाना है। जी। ठीक है। बंदिश जहाँ से स्टार्ट है तो वहाँ से खाली से है या 12वीं मात्रा से, तो हमको वहाँ पर दिखाना है अपने को। फिर हमारी आगे रोल शुरू हो जाता है एक, फिर दोबारा आके हम वहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर दोबारा नया शुरू हो जाता है। इसी आधार पर हमारा गायन चलता है, वादन चलता है, नृत्य चलता है। सुर, ताल, लय तीनों का सामंजस्य होने पर ही संगीत है। वो कंप्लीट पूर्ण संगीत उसी को कहा जाएगा। सिर्फ गायन ही संगीत नहीं है, ना ही वादन संगीत है ओनली, ना ही नृत्य। तीनों का जब समावेश होता है तब वो संगीत कहलाता है, तभी वो सुनने में अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। तो मैम, जो वाद्य यंत्रों में क्या इसका एक लेवल है, क्या एक इसको स्तर पर निर्धारित किया जा सकता है कि जैसे तानपुरा है उसे सबसे प्रधान इसमें शायद उपयोग करते हैं गायकी में, तो इसका कोई क्रम है या फिर तबले के साथ भी किया जा सकता है? देखिए, तानपुरे के साथ हमको स्वर का आधार मिलता है। जी। ठीक है। तबले के साथ हमें ताल का आधार मिलता है। ठीक है। जी, जी। तो तानपुरे पर हमको स्वर सुनाई दे रहे हैं कि हमने जिस स्केल से, जिस अपने पिच से हमने अपने गायन को प्रारंभ किया है, तो वो हमको सा मिल रहा है वहाँ से। सा, पा, सा, तानपुरा इन 3 स्वरों पे ही मिलता है। ठीक है। इसमें ये 4 तार होते हैं, वो चारों तार इन्हीं स्वरों पे मिलते हैं। ठीक है। उस आधार पर हमारा गायन प्रारंभ होता है। अब वाद्य तो हमारा ताल अवनत वाद्य है, यानी तबला अवनत वाद्य है, तो उस पर तो ताल बज रही है ना, तो हमें ताल के आधार पर चलना है। जैसे कोई गाना है, फोक है, फोक मान लीजिए, मैं तो लोक संगीत के बारे में बता सकती हूँ कि लोक संगीत में हमारा कोई गाना है तो उसमें कहरवा ताल बज रही है। धागे न तिनक दिन, धागे न तिनक दिन, ये जो ताल सुनाई देती है, तो उस आधार पर हम गा रहे हैं।
और हम क्लासिकल गा रहे तो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा, यानी एक राउंड पूरा हो गया, एक चक्र। इसे बोलते क्या है? ताल। ताल बोलेंगे हाँ। इसे। ताल के भाग हैं, 4 भागों में विभाजित है, उसके बोल हैं ये 3 ताल। हम लोग शास्त्रीय संगीत के अंदर जो आलाप है, तो आलाप का जस्ट अपोजिट क्या चीज़ हो सकता है? आलाप के अपोजिट देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको राग यमन का सुनाया था, वो राग का आरोह है और अवरोह है, यानी इसी आधार पर हम एक एक स्वर की बढ़त करते हैं। जैसे नी रे गा रे सा, नी रे गा मा गा रे सा, नी रे गा मा पा मा गा रे सा। अब एक स्वर से बढ़त करते हमने आलाप को प्रारंभ किया, वैसे ही हम तार सब तक पहुँचेंगे, फिर उसके बाद उसका समापन करते हुए उसी अंदाज में एक एक स्वर का नीचे आएंगे, फिर हमारा गायन का आलाप होगा। यानी गायन का आलाप जो होता है वो प्रारंभिक एक भूमिका होती है हमारे गायन की। जी। जो भूमिका बनाते हैं ना अपन किसी भी टॉपिक पे लेकर कोई भी अपन तो गायन की प्रारंभिक अवस्था वो आलाप होती है, नोम तोम का आलाप। उसके आधार पर हमारा गायन प्रारंभ होता है और फिर हम बंदिश अपनी स्टार्ट करते हैं, जो कि अब वाद्य उस पर बजता है, आलाप में नहीं बजता है, क्योंकि वो अवनद्ध वाद्य जो होता है यानी तबला पखावज, वो हमारा बंदिश के साथ स्टार्ट होता है। ये अनिबद्ध गान है, यानी अनिबद्ध गान यानी जो निबद्ध नहीं है, बंधा हुआ नहीं है। इसको हम 5 मिनट का भी आलाप कर सकते हैं, 10 मिनट का भी आलाप कर सकते हैं, लेकिन इसमें तबला नहीं बजता, लेकिन भूमिका यही है। तो आरोह अवरोह भी आलाप के अंतर्गत आते हैं? हाँ, इन्हीं से पूरा आलाप का वो होता है, प्रक्रिया प्रारंभ इसका कोई नियम है या फिर किसी भी प्रकार ये रखा जा सकता है, या फिर जिस राग में जो गायन होना है उसके अनुरूप ही हमें आलाप रखना है? बिल्कुल, जिस राग में हम जो राग हमने प्रारंभ किया तो हमें उसी राग के स्वरों के आलाप करने हैं। अगर हम किसी और दूसरे राग में जाते हैं तो उस स्वर के ही रागों को यानी उनके स्वरों को हम प्रस्तुत करेंगे, किसी और दूसरे राग के स्वरों को नहीं करेंगे। रियाज कितना आवश्यक है किसी भी चीज़ की साधना के लिए, किसी भी राग की साधना के लिए? रियाज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सा को साधेंगे नहीं ना तो हम रे नहीं लगा पाएंगे, और रे नहीं लगेगा तो 7 स्वर कहाँ से लगेंगे? ठीक है। तो इसमें फिर टाइम को कैसे मैनेज करेंगे कि जो अगर किसी ने आज सीखना हो किसी भी को, तो वो चालू कैसे करें, कहाँ से चालू करें? देखिए, जैसे कि बताया कि 7 स्वर हैं अपने, तो आप अपने किसी भी गुरु के सानिध्य में जाकर उसका एक प्रशिक्षण प्राप्त करें पहले तो, फिर वो गहराई आपको समझाएंगे धीरे धीरे। आपको सुबह के वक्त खरज का रियाज होता है, खरज का रियाज यानी नीचे के स्वरों पर रियाज होता है, क्योंकि हमारी आवाज़ भारी होती है सुबह के वक्त, हम ऊंचे स्वर में गायन नहीं करते हैं। तो रागों का जो अलग अलग समय निर्धारित किया क्या वो इसी आधार पर है, यानी हमारा क्या है को जैसे कि राग भैरव, राग भैरवी, ये सुबह के समय पे गाए जाते हैं, क्योंकि इनमें रे कोमल सा रे सा। अब ये राग भैरव है, तो राग भैरव का जो अंदाज़ है वो सुबह के वक्त जब सुनते हैं हम इन कोमल स्वरों को तो बहुत सुखद लगता है। ठीक है। अब मैंने तीर मध्यम गाया तो वो शाम का राग है। एक बार वो भी बताएंगे। जैसे कि राग भैरव है तो भैरव का स्वर जब हम लगाते हैं सा रे गा, ठीक, तो उसमें हमारा स्वर रे कोमल लगा है, उस आधार पर हमारा सुबह का अंदाज हमको सुनाई दे रहा है, सुबह का जो एक स्वरूप है वो नज़र आ रहा है। और जैसे राग यमन में नी रे गा मा गा रे सा, ये है गोधुली बेला। जब शाम का वक्त दोनों वक्त मिलते हैं तब हमारा ये गायन प्रारंभ होता है। तो उस समय के आधार पर हमारा गायन पूरा बटा हुआ है, किस आधार पर हमारा गायन प्रारंभ करना है, हमें किस समय कौन सा राग गाया जाता है, ये सारे नियम बनाए हुए हैं भातखंडे जी ने, और उस आधार पर हमारा चलन सारा उसी आधार पर चल रहा है इतने सालों से। अगर किसी भी राग के गायन में समय को लेकर अगर परिवर्तन किया जाए तो इसके क्या दुष्परिणाम आ सकते हैं, या फिर ये सही रूप से सधेगा नहीं, या फिर वो सही शब्द से नहीं सीख नहीं पाएंगे? देखिए,
ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगेगा या सधेगा नहीं, पर वो जो एक अनुभूति होती है ना, वो राग की उसी समय होती है जब उसका समय होता सही है। समय जी। ठीक है। तो गाने में तो जैसे कि एकेडमिक शिक्षा अब चल रही है, पहले तो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर वही सिखाया जाता था। सुबह जी, जी। आपको भैरवी सिखाना है, दोपहर में आपको भीम पलासी सिखाना है, शाम को आपको यमन सिखाना है, रात में आपको बागेश्वरी सिखाना है। ऐसे नियम चलते थे पहले, क्योंकि वो उनके पास रहकर सीखते थे। अब आज के समय में कोई पास रह के नहीं सीखता ना। कॉलेज टाइमिंग है कि इस टाइप पे ही क्लासेस लगनी है, तो उस आधार पर हमें सारी रागें सीखनी है। तो उनका इफेक्ट गलत नहीं होता है, लेकिन बस वो अनुभूति वाला जो एक अपना मन को शांति देने वाला जो भाव है ना, वो हमको उसी समय मिलता है जब उसका समय होता है गायन का। आज के टाइम पे फिर एक सही रूप से संगीत कैसे सीखें, इसका क्या क्रम होना चाहिए? देखिए, क्रम सबसे पहले तो यही है कि आप अपने किसी गुरु के सानिध्य में संगीत शिक्षा का प्रारंभ करें। जैसे जैसे वो आपको एक अंदाज समझाते हैं कि आपको इसी तरह से रियाज करना है, जैसे कि खरज का रियाज मैंने बताया कि आपको सानिधा यानी नीचे के स्वरों पर, मंद्र सप्तक के स्वरों पर ही आपको रियाज करना है। जी। जैसे संगीत में हमारे 3 सप्तक माने गए हैं, मंद्र, मध्य एंड तार। ठीक है। मंद्र यानी नीचा स्वर, मध्य यानी बीच का स्वर, और तार यानी ऊंचा स्वर। तो हम सा पा सा, ये मंद्र, मध्य, तार के स्वर मैंने गाए। ठीक है। तो नीचे के स्वर में हम रियाज करते हैं सुबह के वक्त, और फिर 10-12 बजे का जो टाइम आता है, 12 बजे का, उस समय हम राग अपना जो भी राग का समय है, या हम कोई भी अपने एकेडमिक रूप में हमारा सिलेबस जो है उसके आधार पर हम कर सकते हैं। अभी आपने जिक्र किया था गुरु शिष्य परंपरा का, तो इसका सही रूप में इसकी एक बार विवेचना कीजिए। देखिए, क्यों गुरु शिष्य आवश्यक है? परंपरा के अंतर्गत जो गायन होता था वो तो सबसे अच्छा ही उत्कृष्ट था, कोटि का। सबसे उत्तम था। ठीक है। लेकिन आज के समय में वो चीज़ है नहीं, है लेकिन बहुत कम है, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। जी, जी। और दूसरा यह है कि संगीत साधना सबको इच्छा होती है अपने भावों को व्यक्त करने की। संगीत के आधार पर हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो वो हमको करनी है, तो हमें दोनों को साथ में लेके चलना है कि समय जो है उसके अकॉर्डिंग भी हमको चलना है, और हमें संगीत के प्रति साधना भी करनी। तो गुरु शिष्य परंपरा का तो एक अपना ही अलग स्वाद, मतलब रसास्वादन जो होता था गायन का, वो वहीं पर होता था। लेकिन अब हमको उस आधार पर करना है कि हमें दोनों ही काम एक साथ करने हैं। तो हमको संगीत सीखने के लिए सबसे पहले सुबह सुबह अपना रियाज़ करना है, उसके बाद आपको क्लासेस में जाना है, जो भी आपका जॉब है उस पर जाना है, जाएं, और आप 2 घंटे कम से कम अपने संगीत को दें। और वो एक साथ ही या फिर अलग अलग टाइम पर दिया जाता है? अलग अलग टाइम पर भी दिया जा सकता है। सुबह के वक्त आप रियाज़ करें और शाम के वक्त अपने गायन का भरपूर आनंद लें, जो आप गाना गाना चाहते हैं। क्योंकि उस समय हम अपने और दूसरे कार्यक्रम से थोड़ा सा फ्री हो जाते हैं, तो अपने संगीत में डूबें फिर। मैम, आज के समय में जो शास्त्रीय संगीत है, इसके अंदर रोजगार के अवसर कैसे हैं? क्या ये पहले से कम हुए हैं या फिर इनकी तादाद ज़्यादा बढ़ी है? देखिए, रोज़गार के जो हैं, रोज़गार तो इस सब्जेक्ट में आपको मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक एकेडमिक रूप से भी आगे चल ही रहा है स्कूल कॉलेजों में। तो आप बीए करने के बाद एमए करना चाहें, एमए कीजिए, नेट कीजिए, नेट में क्वालिफाई कीजिए अपने आप को, फिर उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी एंड आरपीएससी सिलेक्शन आपको तैयारी करनी होती है, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई सब्जेक्ट है जैसे कि हिंदी है, उसमें जगह काफ़ी सारी निकलती है, लेकिन बच्चे भी बहुत होते हैं। जी। हमारे में बच्चे कम होते हैं, जगह भी कम होती है। ठीक है। लेकिन तैयारी उसके लिए भी करनी पड़ती है, तैयारी इनके लिए भी करनी पड़ती है। तो आपने तैयारी की है, आरपीएससी सेलेक्ट हो गए, तो आपको जॉब मिल ही जाएगी। अदरवाइज़ देखिए, पढ़ना तो हर किसी सब्जेक्ट को पढ़ता है, इसमें तो साधना है, इसको तो साधना पड़ता है। तो आपने जितना अपने आप को एक एकेडमिक के साथ साथ एक आर्टिस्ट के रूप में तैयार कर लिया, तो आप अपना इंस्टीट्यूट खोलें जी। आप अपनी हुनर को पहचानें और उसको आगे बढ़ाने के लिए आप नए नए तरीके खोज सकते हैं। और रेलवे में भी इसकी जगह निकलती है, रेलवे में मेडिकली उसमें भी आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलते हैं। तो संगीत तो थेरेपी है
तो उस आधार पर हमको संगीत साधना के साथ साथ हमको माइंड शांत Relax. करने का भी एक ज़रिया मिलता है और जॉब भी मिलता है। आप पढ़ाई करना तो हर किसी सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, जरूरी है। तो आप सब्जेक्ट जो भी चुने उसके लिए तैयारी करना ये एक ऐसी विधा बेहद है- ज़रूरी है। और ये ऐसी विधा है ना कि आपको हुनरबाज बनाती है। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप ये नहीं सोचें कि हम कुछ नहीं कर सकते, संगीत में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत, लगन और आपका एक अभ्यास। आत्मीय भाव उसके लिए होना बहुत ज़रूरी है। मैम आपने अभी संगीत एज ए थेरेपी इसका जिक्र किया, तो थेरेपी में संगीत को किस प्रकार से उपयोग किया जाता है? जैसे कि मानसिक रोगी जो होते हैं उनके लिए संगीत एक Healing की ममता तरह है। का एक भाव होता है ना, वैसा उनको फील होता है। यानी इसको गाने से आप आंखें बंद करके गाएं तो आपको ऐसा लगेगा उस माहौल में हम घूम बैठे रहे हैं, जी। तो एक हमको शांति मिलती है। और डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप दवाई लीजिए और शांत रहिए और आराम कीजिए तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। तो हमें संगीत ये सब कुछ देता है जी, है। जी, जी। तो फिर इस आधार पर हम अपने आप को संगीत से जोड़े रखें और जो भी हम सोच रहे हैं ना वो एक शांतपूर्ण रूप में अपना किसी भी स्वर को, किसी भी राग को लेके, जैसे राग भैरव गाने से हमारा सिर दर्द कम हो जाता है। अच्छा, तो ये एक थेरेपी है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें रे कोमल, धा कोमल के स्वर लगते हैं तो वो शांति देते हैं हमको। तो मीन्स राग के आधार से- पर भी राग के आधार पर हीलिंग उपलब्ध है। हाँ, यानी हमको जो प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, मानसिक है या हमको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, हमारा काम नहीं होता तो हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो हमें शांति से थोड़ी देर बैठकर अपने आप को एक कहते योग साधना होती है ना, योग जी, साधना जी, जी। वही करो आप। सिर्फ शांति से बैठ के अपने विचारों को, अपने किसी भी गाने में मन है तो गाना सुनिए, धुन सुननी है तो धुन सुनिए। तो किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट के साथ अगर आप बजाना जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, गाना जानते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप सुनिए आप किसी भी, तो आपको शांति मिलेगी। और ये चीज़ तो मैंने खुद ने महसूस की है, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से परेशान रही हूँ कि जब कभी बहुत ज़्यादा काम होता है तो मैं शांत हो जाती हूँ कभी कभी और अपने संगीत में डूब जाती हूँ। शाम के वक्त तो मैं संगीत में ही रहती हूँ। मेरी 5 बजे से 8 बजे तक जो क्लास होती है ना, उसके बाद जब घर में आते हैं तो हमें दूसरी चीज़ को सोचना पड़ता है, अदरवाइज़ वहाँ बैठे रहते हैं तो हमें लगता है बस यही जीवन अरे है, जो- यहीं बैठे रहें बस। जी, जी, बिल्कुल। तो संगीत साधना है, संगीत थेरेपी है, संगीत हमारे मनोभावों को व्यक्त करने का एक साधन है। मैम, जैसे राग भैरव के बारे में आपने बताया कि इससे सर दर्द वाला जिनके भी दिक्कत है उनको काफ़ी आराम मिलेगा, तो मैम इस प्रकार से और भी रागों का कुछ प्रभाव है या फिर हाँ। आप एक दो जैसे कि बताएंगे? हमारा पेट दर्द हो रहा है तो हमें किसी और दूसरे राग, जैसे कि एक थेरेपी बनाया हुआ है, थेरेपी का एक चार्ट बनाया हुआ है अच्छा। रागों के आधार पर, तो उन सब रागों से हम जब हम मनन करते हैं और हमें अगर गाना आता है तो हम गाते हैं या सुनते हैं तो उससे हमको फ़ायदा मिलता है। अभी एक न्यूज़ आई थी कि वायलिन सुना उन्होंने, एक कोमा में चले गए थे, मतलब कि वो ऐसी स्थिति में थे कि कोमा में जाने वाली उनकी प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने संगीत को सुना, वायलिन बजाया लगातार 2 घंटे किसी व्यक्ति ने उनके सामने, और वो मतलब वो अपने Activity दिखी। जो एक अचेतन अवस्था थी ना, उससे वो एक शांत और ऐसा फील होने लगा उनको, डॉक्टर्स को, कि ये कुछ समझ रहे हैं। तो वो कहने का मतलब उनको फील आ रहा था उस चीज़ को सुन के, कुछ उनको अनुभव हो रहे थे, ऐसे स्पंदन अनुभव हो रहे थे। बिल्कुल। तो उस आधार पर उनको लगा कि ये थेरेपी है जो कि किसी बीमार को भी स्वच्छ वातावरण देकर उसको स्वस्थ बना बना सकती है। सकता है। बहुत बढ़िया। इसके लिए काफ़ी हमने भी पढ़ा, काफ़ी जगह इस पर रिसर्च हुई थी, इवन कोविड में भी हाँ, एम्स में इस पर रिसर्च किया गया था, हाँ। काफ़ी मंत्राज के ऊपर। तो मंत्रों के ऊपर और रागों का इनसे कोई कोऑर्डिनेशन है या फिर ये जैसे अलग है? कोई भी मंत्र है तो उसको हम किसी भी राग में निबद्ध कर सकते हैं। निबद्ध यानी बांधना, है ना। जैसे कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता राग यमन,
तो राग यमन में बांध दिया इसको, जी। राग भैरव में बांध सकते हो, राग भैरव के स्वर लगा दीजिए। एक बार। तो जिस भी अंदाज में हम बांधेंगे ना उसको निबद्ध करेंगे, यानी निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आलापचारी अनिबद्ध गान में होती है और गायन हमारा निबद्ध गान में होता है, बंधा हुआ, तो हम उसमें बांध सकते हैं आराम से। मैम कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों को जो मूल शास्त्रीय संगीत है या फिर जो आधुनिक संगीत है, ये दोनों ही पसंद नहीं आते हैं और उन्हें अर्ध शास्त्रीय संगीत पसंद आता है, सेमी क्लासिकल म्यूजिक। तो वो क्या है, वो क्या दोनों का मिश्रण है या फिर वो एक अलग है? या फिर दोनों का आप- मिश्रण है। जी जी क्या होता है कि मैंने बताया ना कि शास्त्रीय संगीत तो नियमों पर आधारित है। जी, आप गाते गाते किसी दूसरे स्वर को नहीं लगा सकते, अदरवाइज आपको गलत हो गया। बोल दिया जाएगा कि गा बेसुरे हो गए। जी ठीक है। अब आप ठुमरी का अंदाज लीजिए, ठुमरी उसमें आता है उपशास्त्रीय संगीत में। अच्छा, तो ठुमरी में हम राग यमन के साथ साथ राग मालकोस भी लगा सकते हैं। जी ठीक है। और फिर हम अब राग यमन में आ जाएंगे, यानी हमारा जो स्वरूप है राग यमन उसमें तो हैं हम, लेकिन दूसरे रागों में भी चले गए और फिर लौटकर हम अपनी मूल राग में आ गए। गए। तो ये हमारा ठुमरी गायन का अंदाज है, तो वो आसान होता है। आपका प्रिय राग कौन सा है? मेरा प्रिय राग मियाँ मल्हार प्रिय। मियाँ मल्हार। हाँ, और राग जोग राग जोग। जोग भी बहुत प्रिय है मैं मुझे। एक बार दोनों का एक उदाहरण। सा आ आ राग मियाँ मल्हार। निधने समारे पा मा बगा मारे सा, ऐसा कहते हैं कि राग मियाँ मल्हार तानसेन जी ने बनाया है और इसको गाने से या सुनने से या बजाने से जो राग मियाँ मल्हार के सुनते ही बारिश आने लगती है। ऐसा उन्होंने मतलब उनकी जीवन चरित्र में ऐसा हुआ है कि एक बार होता है ना दो दोस्तों में जी। एक लग जाती है कि इसको नीचा दिखाना है, तो तानसेन जी को नीचा दिखाने के लिए एक साथ के योगी मतलब जो साथ उनके दोस्त थे उन्होंने बोला कि इनसे राग मियाँ मल्हार सुना जाए, तो उन्होंने गाया। जी ठीक है। लेकिन उससे पहले उनको बताया गया कि इनसे राग दीपक सुनिए। दीपक राग जो होता है वो ज्वलित करता है ना। तो अब तानसेन जी अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक थे, तो उनको गाना ही पड़ा। अकबर जी ने बोला तो जब उन्होंने गाया तो वो झुलसने लगे। अच्छा, तो उन्होंने अपनी बेटी को सिखाया हुआ था राग मियाँ मल्हार। तो जब उनकी बेटी ने राग मल्हार गाया तो बारिश हुई, और ऐसी बारिश हुई कि उनका पूरा तप्त जो है उसको शांति मिली। तप्त अवस्था, मतलब जो उनकी तपन अवस्था थी ना वो शांत हो गई। तो ये एक आधार हमारा मियाँ मल्हार का यही कहा जाता है। और अक्सर कर जब बहुत अच्छे स्वर लगते हैं तो बारिश भी हो जाया करती है। हम एक बार कार्यक्रम देखने गए थे तो उन्होंने मियाँ मल्हार बजाया जी वीणा पर, जी जी। और इतनी बारिश हुई कि हम गए थे जब मौसम ठीक था, जब बाहर निकले तो इतना पारी कि हम घर पर नहीं आ पाए ये कब की टाइम बात से। है? एक बार ये 10-12 साल पहले की बात होगी। कहाँ का इंसिडेंट है? ये मैं जेके के गई थी। अच्छा, हाँ, रुद्र वीणा बजाई थी उन्होंने, और इतनी अच्छी बजाई थी कि जब बाहर निकले ऑडी से तो माहौल अलग ही था। तो जब सच्चे स्वर लगते हैं तो ऐसा भी हो जाता मैं है। आपको लगता है आज के ज़माने में भी इस प्रकार के संगीत के जो साधक हैं वो उपलब्ध हैं, या फिर वो आज एक दो उदाहरण में से दे सकते हैं? तो देखिए साधक तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा सिद्ध साधक जैसे जैसे मैंने बताया ना अभी रुद्र वीणा जिन्होंने जी, बजाई जी। तो वो शुद्ध साधक हैं। जी जी। उन्होंने बजाई और बारिश आ आप गई। नाम लेना पसंद करेंगे एक बार? नाम उनका याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन बहुत टाइम हो गया। तो मतलब याद आ जाती है वो जब हम बात कर रहे होते हैं, तो इस बारे में भी हमको याद आ जाता है कि हमारा ऐसा हमने देखा है माहौल। बिल्कुल। शास्त्रीय संगीत का नाम कहीं जिक्र हो और पंडित जी जसराज जी का या फिर भीमसेन जोशी जी का, तो इनका जिक्र नहीं हो, ऐसा अधूरा समझा। नहीं, वो अपने संगीत के साधक है ना, इसलिए उन्होंने संगीत को साधा है और इतनी साधना की है कि अपने गुरु के चरणों में रहकर संगीत सीखा है। तो गुरु के चरणों में रहकर जब संगीत सीखा है तो उन्होंने उस संगीत को सीखा है
जिससे कि ये सारे चमत्कार भी हुआ करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये जो ध्वनियों पर आधारित इसका वर्गीकरण है, जैसे हंस ध्वनि होगा और भी टाइप के हुए। हंस ध्वनि राग है। अच्छा अच्छा अच्छा। राग है हंस ध्वनि। ये ध्वनि तो आवाज़ है, आवाज़ यानी हंस जो ध्वनि हम राग गा रहे हैं, है। राग है हंस ध्वनि, राग है हंस ध्वनि। तो उसमें जो स्वर लगते हैं वो राग हंस ध्वनि जब हम लगाते हैं तो वो राग हंस ध्वनि कहलाती है। जी जी। अब राग ये दक्षिण भारतीय इसका स्थान विशेष भी इसका महत्व है, इनका ये प्रसिद्ध है स्थान विशेष में भी ऐसा? हाँ, ये हंस ध्वनि राग और अपनी मधुबंती राग ये अपने दाक्षिणात्य संगीत से हमने प्राप्त किए हैं। जी जी जी। और इनका प्रचलन यहाँ पर भी है। उत्तर भारतीय संगीत में भी हम इनको सीखते हैं। हमारे यहाँ पर उत्तर भारतीय संगीत सिखाया जाता है। जी जी। दक्षिण भारतीय संगीत साउथ में बच्चे लोग सीखते हैं, लेकिन जो कई राग ऐसे हैं जो कि वहाँ से हमने प्राप्त किए हैं और उनका चलन आज भी हमारे उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलन में है। संगीत से नैतिक मूल्यों और भावनात्मक प्रबंधन को कैसे जोड़ा जा सकता है और किस प्रकार से ये लाभप्रद है? नैतिक मूल्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि बच्चा जो सीख रहा है या पढ़ रहा है वो नैतिकता तो बच्चा सीखता ही है। हर संगीत के जो साधक हैं, संगीत के जो स्टूडेंट हैं, उनमें नैतिक मूल्यों का समावेश थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा तो इसका संगीत का ये पॉजिटिव प्रभाव भावनात्मक रिलेशन होता है ना, इसलिए मैंने बोला ना कि भावों पर आधारित है हमारा संगीत। जी जी। और 9 भाव हैं हमारे। रस कितने हैं? 9 रस है ना, 9 रस से 9 भाव निकलते हैं। यानी कि जो संगीत सीखेगा वो अपने इमोशनल कंट्रोल या इमोशनल मैनेजमेंट वो सीख सकता है। जैसे हम मूवी देखते हैं कोई, जी, जी। तो उसमें ऐसा भाव आता है कि हमारे आंसू निकल आते हैं जी। बिना कुछ किए। तो वैसा ही संगीत है कि हमको संगीत भी जब हम सुनते हैं तो हमारे कानों में जो ध्वनि पड़ती है उसका जो भाव होता है वो हम समझ जाते हैं और हमारे वो भाव खुद ब खुद ही हमारे रूपांतरित होते हैं। हम आज के टाइम पे अगर बच्चों को इससे जोड़ा जाए तो हम देखते हैं कि आज का युवा जो है या फिर नई जनरेशन जो है वो एआई से या फिर आज के सोशल मीडिया वाले कल्चर से जुड़ी हुई है या फिर उसमें इंटरेस्टेड, रैप सॉन्ग्स में इंटरेस्ट ले रही है जिनमें कोई दिखता नहीं है कि इसका कुछ समावेश भी है। तो वो कहाँ उनका भविष्य आपको नज़र आता है? देखिए, रैप और इसके बारे में आप जो कह रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया भी हमारे लिए संगीत के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जब तक हमारी बातें आगे नहीं जाएंगी, मंच तो बहुत ज़रूरी है ना मिलना। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि रैप गाते हैं तो वो तो आज आई है कल चली जाएगी, लेकिन संगीत तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। शास्त्रीय संगीत वो तो ना आज गया ना कल जाएगा, और इसी से निकला है ये सब कुछ। ये जो रैप गाते हैं ना, वो भी तो म्यूज़िक, एक रिदम चलती है ना उसमें भी। जी जी जी। तो वो भी रैप जो है वो म्यूज़िक है, संगीत है उसमें भी, लेकिन समझते नहीं है बच्चे लोग। ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है, ये जल्दी समझ में आता है, जल्दी समझ में आता है और जल्दी याद भी हो जाता है। क्लासिकल में तो साधना करनी पड़ती है, तो उसके लिए तो आप 1 घंटे एक स्वर को साधोगे तो आगे बढ़ोगे। यहाँ तो आपने 1 घंटे में एक पूरा रैप गा लिया, याद भी हो गया। कम समय में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, इसलिए बच्चे इनकी तरफ झुक रहे हैं। लेकिन ये हमारी सिर्फ एक टाइम लिमिट है इसका, कुछ टाइम के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम खाली रह जाएंगे। सही बात। और आज हम संगीत को सीखते हैं तो वो हमारे पास हमारी मतलब बाजुओं में जो ताकत है ना वो बनी रहती है। तो हम शास्त्रीय संगीत की जो यात्रा है उसी को हम वास्तविक स्वरूप में स्वरों की साधना कहा जा सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कहना होगा। संगीत 7 स्वर है, 7 स्वरों से हमारा पूरा संगीत बना है, और यही पूरी हमारी यात्रा है वैदिक युग से लेके आज तक के समय तक, आधुनिक युग तक वही साधना चली आ रही है। और उसी ने हमको बहुत सारे संगीत भी दिए हैं, जैसा कि अभी आपने उनका विवरण किया। तो उसी आधार पर हमारा जो संगीत है और जिसने अपनी नींव जमा ली वो तो संगीत हमेशा चलेगा। लेकिन जो नींव नहीं जमा पाया, कुछ समय आया कुछ समय चला गया, उसके बाद फिर नया रूप लिया उसने, फिर उसमें बच्चे डूब गए। लेकिन उससे क्या होता है कि भविष्य नहीं बन पाता बच्चों का। एक नींव को पकड़ के चलना बहुत ज़रूरी होता है। मैम, क्षेत्रीय संगीत और शास्त्रीय संगीत, क्षेत्रीय भाषा या क्षेत्रीय बोली उसका और शास्त्रीय संगीत का जो मिलन है, कई बार उसको बहुत पसंद किया जाता है
और काफ़ी रोचक भी लगता है। हो सकता है किसी दूसरे क्षेत्र वाले को वो समझ में भी नहीं आए, लेकिन उसको सुन के बहुत अच्छा लगता है, ऐसा भी देखा जाता है। तो इसका क्या कारण है? देखिए, संगीत तो रोचक होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, चाहे वो लोक संगीत किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा का हो, ठीक है। लेकिन जैसे कि आजकल देखते हैं कि बाहर के लोग भी जो कि इंग्लिश बोलते हैं ओनली, वो हिंदी ट्रांसलेट करते हैं, मतलब गाते हैं, तो वो अलग ही अंदाज में बोलते हैं, लेकिन उनका भी मधुर लगता है क्योंकि उसमें सुर है जी, उसमें सुर है, भाव है, तो वो हमको अच्छा लगता है। तो जैसे कि लोक संगीत है हमारा, लोक गायन, लोक वादन, लोक नृत्य, इन सब में ही संगीत है और सभी हमको बहुत प्रिय लगते हैं और बहुत मधुर लगते हैं। अगर मधुर होते हैं तो आपने जैसा कहा कि हम उनका सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत रोचक लगता है। तो वो तो संगीत तो सात स्वर है ना अपने पास, तो वो तो किसी भी भाषा में बोले जाएं अच्छे लगेंगे। जी, बस हमको समझ में नहीं आएंगे, हमको इंग्लिश भी अच्छे से समझ में नहीं आती जब वो पॉप बोलते हैं म्यूज़िक में, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें संगीत है, सात मधुर स्वर है, इसलिए वो अच्छा लगता है। क्या जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे भी क्लासिकल म्यूजिक? बिल्कुल, वहाँ के लोग भी गाते हैं और इतना अच्छा गाते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो गाते हुए, जैसे कि मैंने अभी आपको एक श्लोक गा के सुनाया, वैसे ही वो गाते हैं, स्वरों में गाते हैं और इतना अच्छा गाते हैं कि अच्छा लगता है। लेकिन उनकी बोली बिल्कुल अलग होती है, टोन अलग होती है, बोलने का अंदाज भी अलग होता है, शब्दों को बोलने का, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है क्योंकि उसमें संगीत है। हमारा संगीत जो है वो सर्वव्यापी है और सबके लिए सामान्य है। कोई ये नहीं कहता कि ये हिंदू है या ये मुस्लिम है या ये सिख है या ये ईसाई है। संगीत हमारा सब जगह व्याप्त है और संगीत मधुर है, इसलिए हमें अच्छा लगता है सुनने में। मैम, जैसा कि अभी हम शूट कर रहे हैं उस समय रात्रि का सेकंड प्रहर है, दूसरा प्रहर, अभी के हिसाब से कौन सा राग या फिर कौन सा? ये रात्रि का प्रथम प्रहर है, दूसरा प्रहर हमारा 10 बजे के बाद स्टार्ट होता है। ओके ओके। पहला प्रहर 7 बजे से और 10 बजे तक, 10 से फिर हमारा 2 बजे तक, फिर 2 से 4 बजे तक, फिर 4 से सुबह तो अभी के 7 हिसाब बजे से तक, 4 से 7। ओके। मैम, आपने सुबह के राग के बारे में बताया और शाम का भी बताया, एक बार कोई मध्यरात्रि का कोई एक अच्छा सा राग एक बार आप बताएंगे प्लीज? जी बिल्कुल, राग जोग, राग जोग जी। जो मध्यरात्रि का गायन है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको जी प्रस्तुत जी, करना प्लीज चाहूँगी। प्लीज प्लीज। साजन मोरे घर आए, साजन मोरे घर आए, मन अति सुख पाए, मन अति सुख पाए, साजन मोरे घर आओ। अब ये आ ये नहीं सम है, इस पर हमको रुकना है, हम अपना अंदाज पेश कर रहे हैं। अब इसमें श्रृंगार रस है, यानी एक नायिका अपने नायक का इंतज़ार करती है, साजन मोरे घर आए, मन अति सुख पाए, ये बोल हैं इसके। आए साजन मोरे घर आ, मोरे घर आए, साजन मोरे घर आ, साजन
इस तरह से हमको पेश करना होता है अपना गायन। जैसे कि मैंने बार बार आपको साजन मोरे घर आए पे एक तरह से सम दिखाया है, क्योंकि उसकी बंदिश का सम वहीं पर है। तो इसमें भाव भी है, लय भी है, सुर भी है, और वो हमारा संगीत है। बिल्कुल। मैम कोई ऐसा सॉन्ग जो आज के यूथ को कनेक्ट करता हो, कोई ऐसा आप बताएंगे शास्त्रीय संगीत पर आधारित? अच्छा, मेरा प्रिय जो है वो शास्त्रीय संगीत से ही जुड़ा हुआ है, और गाना है परवीन सुल्ताना जी का गाया हुआ हमें तुमसे प्यार कितना। जी बहुत। तो यूथ को वो पसंद आएगा, तो अपन थोड़ा सा वही गुनगुना लेते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कोई जो डारे तुम पे नयनवा, कोई जो डारे तुम पे नयनवा, देखा न जाए मुँह से सजनवा, जले मोरा जियरा, जले मोरा जियरा, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। बहुत खूब मैम, बहुत अच्छे। मैम अगर किसी को आपसे संगीत सीखना हो तो वो आपसे कैसे जुड़ सकता है? संगीत सीखने के लिए आप मेरे इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं। मेरा अपना खुद का है, वहाँ पर मैं संगीत की शिक्षा। किस नाम से है अपना? सुर सप्तक म्यूजिक इंस्टीट्यूट जी। तो ये महेश नगर में है, 80 फीट रोड पर। आप जब भी आएँ आपका स्वागत है। आप आएँ, संगीत को साधना के रूप में आप अपने अंदर जोड़ें, और जो मेरे से बन पड़ेगा मैं आपको शिक्षा के रूप में प्रदान करूँगा। जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने जो भी सुझाव हो हमें ज़रूर दें। धन्यवाद।